हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज की इस नई वीडियो में हम अपने प्रथम चैप्टर विलियन का ही एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमांक में कमी या हिमांक में अवनमन। तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि हिमांक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहा जाता है। देखिए बच्चों, वह ताप जिस पर किसी द्रव व उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान हो जाता है, उस द्रव का हिमांक कहलाता है। वाष्प दाब के बारे में मैं आपको इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बता चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। तो हिमांक को आप कैसे परिभाषित करेंगे? वह ताप जिस पर किसी द्रव व उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान हो जाता है, हिमांक कहलाता है। देखिए, यहां एक द्रव होगा और उसकी एक ठोस अवस्था होगी और उन दोनों के वाष्प दाब समान होंगे। या फिर आप इसी टर्म को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं, वह ताप जिस पर कोई द्रव व उसकी ठोस अवस्था साम्य स्थापित कर लेती है। यानी वह ताप जिस पर कोई द्रव और उसकी ठोस अवस्था साम्य में आ जाती है, तो उस ताप को हिमांक कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका अर्थ ये हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल और इसकी ठोस अवस्था यानी बर्फ, दोनों की वाष्पों का दाब समान होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल व बर्फ दोनों एक दूसरे के साथ साम्य में उपस्थित होंगे। देखिए, हम एक बार फिर हिमांक की परिभाषा को समझ लेते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव व उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान हो जाता है, हिमांक कहलाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, वह ताप जिस पर कोई द्रव व उसकी ठोस अवस्था साम्य स्थापित कर लेती है, हिमांक कहलाता है। उस द्रव का हिमांक कहलाता है। अब देखिए, यहां एक बात यह भी समझनी जरूरी है कि किसी द्रव का हिमांक और उसकी ठोस अवस्था का गलनांक दोनों एक ही ताप होंगे। जैसे जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसी तरह बर्फ या आइस का गलनांक, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि हिमांक किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी हो जाना, डिप्रेशन हो जाना। तो हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? हिमांक में अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं?
किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इसका वाष्प दाब घट जाता है। ये बात भी मैंने आपको पहले की वीडियो में बताई थी, आप वहां देख सकते हैं कि जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो इसका वाष्प दाब घट जाता है। अब क्योंकि हिमांक वाष्प दाब पर निर्भर करता है, तो यदि वाष्प दाब घट जाएगा तो हिमांक में भी कमी हो जाएगी। तो इसी कारण से हिमांक में कमी हो जाती है। फिर समझिए, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर इसका वाष्प दाब घट जाता है। इस कारण हिमांक में भी कमी हो जाती है। ताप के इस अंतर को, जो हिमांक वाले जो ताप हैं इसमें जो अंतर आ रहा है, ताप के इस अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर इसका वाष्प दाब घट जाता है। इस कारण हिमांक में भी कमी हो जाती है। ताप के इस अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब मान लीजिए कि शुद्ध विलायक का हिमांक T0F है। आप ये मान लीजिए कि जो शुद्ध विलायक है उसका हिमांक T0F है और विलयन का हिमांक TF है। तो देखिए, जैसा हमने अभी पढ़ा कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक में कमी हो जाती है। तो अगर आप तुलना करें तो विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि यहां कमी आ रही है ना। तो विलायक के हिमांक की तुलना में विलयन का हिमांक कम रहेगा। देखिए, या तो आप ऐसा कह लीजिए कि विलायक का हिमांक विलयन के हिमांक से अधिक होता है, या आप कह लीजिए कि विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम रह जाता है। तो विलायक का हिमांक ज्यादा होगा, विलयन का हिमांक कम होगा। और यदि हम इन दोनों टेम्परेचर, दोनों तापमानों का अंतर निकाल लें, T0F माइनस TF, तो ये हिमांक में अवनमन के बराबर होगा। तो देखिए, यहां आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। डेल्टा TF हिमांक में अवनमन है, T0F ये विलायक का हिमांक है और TF ये विलयन का हिमांक है। देखिए, यहां एक बात आपको बताना जरूरी है, जब आप हिमांक में अवनमन निकाल रहे हो तो उस समय जो तापमान आपको दिए हुए हैं हिमांक के रूप में, यदि वो केल्विन में दिए हुए हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको सिंबल घटा लेंगे। लेकिन यदि ये डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं तो भी आप इन्हें केल्विन में मत बदलिए, आप इनको डिफरेंस कर लीजिए, तब भी आपका डिफरेंस वही आएगा। क्योंकि जब आप केल्विन में बदलते हैं तो 273 ऐड करते हैं, तो T0F में भी आपको 273 ऐड करना है और TF में भी आपको 273 ऐड करना है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप हिमांक में अवनमन निकाल रहे हो तो यदि आपको तापमान केल्विन में ही दिए हुए हैं दोनों, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि दोनों डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि यदि आपको किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में
हिमांक में अवनमन का मान दिया हुआ हो तो आप उसको भी डिग्री सेल्सियस में चेंज नहीं करेंगे। जितना आपको हिमांक में अवनमन का मान दिया होगा वही आप प्रयोग करेंगे। जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब फिर मैं आपको इसी बात को एक बार फिर से समझाऊंगा। तो देखिए, आपको यहां ये बात समझ में आ गई ना कि हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि हिमांक में अवनमन व वाष्प दाब में क्या संबंध है। हिमांक में अवनमन व वाष्प दाब में क्या संबंध है। देखिए बच्चों, यहां आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर ये संबंध पूछा गया तो आप इस ग्राफ को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाए। देखिए, इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने तापमान को रखा हुआ है। जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने तापमान को रखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ चलेंगे तो तापमान बढ़ेगा और पीछे की तरफ चलेंगे तो तापमान घटेगा। और जो वाई एक्सिस है हमने इस पर रखा हुआ है वाष्प दाब। ऊपर की तरफ यदि आप चलेंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, नीचे की तरफ वाष्प दाब घटेगा। अब आप ये भी जानते हैं कि जो वाष्प दाब है ये टेम्परेचर कम होने के साथ साथ कम होने लगता है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ने लगता है। मतलब ये टेम्परेचर के समानुपाती है। तो अब मान लीजिए आपके पास एक शुद्ध विलायक है, ये आपने एक शुद्ध विलायक लिया और किसी ताप पर, ये जो ताप है इसका वाष्प दाब इतना है, ये इसका वाष्प दाब है। अब आपने इसको ठंडा करना शुरू किया, यानी आपने इसके टेम्परेचर को धीरे 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 कम करना शुरू किया तो वाष्प दाब कम होने लगा और एक ऐसा पॉइंट आया जिस पर ये विलायक ठोस अवस्था में आ गया। यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर विलायक जो कि द्रव है और इसकी ठोस अवस्था दोनों साम्य में हैं। तो जैसा मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि जिस ताप पर कोई द्रव और उसकी ठोस अवस्था साम्य में आ जाती हैं या उनके वाष्प दाब समान हो जाते हैं उसे हिमांक कहते हैं। तो इसका मीनिंग जो ये जो टेम्परेचर है जिस पर विलायक और उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब समान हो गया, आप देख सकते हैं कि ये जो वाष्प दाब है ये अब दोनों के लिए है। तो आप इस ताप को विलायक का हिमांक कहेंगे जिसको हमने T0F से दिखाया। अब देखिए, इसी प्रक्रिया को हम एक बार फिर दोहराते हैं, लेकिन इस बार हम एक विलयन का प्रयोग करेंगे जिसे बनाने के लिए हमने विलायक में एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब घट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे थोड़ा कम वाष्प दाब से स्टार्ट किया है नीचे से, और अब इसको भी हमने ठंडा करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे ये ठंडा होगा और जिस ताप पर ये अब विलायक ठोस अवस्था में आ जाएगा इसको आप कहेंगे विलयन का हिमांक। तो देखिए, यहां पर दोनों पॉइंट आ गए। आपके पास विलायक का हिमांक भी आ गया
और विलयन का हिमांक भी आ गया। तो यदि आप इन दोनों तापमानों का अंतर ज्ञात कर ले, यानी T0F में से आप TF को घटा दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? हिमांक में अवनमन डेल्टा TF। यहां आपको हिमांक में अवनमन डेल्टा TF मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमांक में अवनमन व वाष्प दाब में संबंध को समझाने के लिए ग्राफ बनाइए, तो आप इस तरह का ग्राफ बनाइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हिमांक में अवनमन व मोललता में संबंध। हिमांक में अवनमन व मोललता में संबंध। देखिए, प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हिमांक में अवनमन भी उतना ही अधिक होगा। तो इस आधार पर हमने कहा कि हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। देखिए, यदि सांद्रता अधिक होगी तो हिमांक में अवनमन भी अधिक होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन बराबर होगा Kf इंटू M के, जहां Kf एक स्थिरांक है जिसको हमने समानुपाती समाप्त करने के लिए लगाया है, और इस स्थिरांक Kf को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक या फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह देते हैं। तो देखिए, हिमांक के अवनमन व मोललता में क्या संबंध आया? ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। अब देखिए, इसी फॉर्मूले से हम मोलल अवनमन स्थिरांक को भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, डेल्टा TF बराबर है KF इंटू M के, तो आप ये भी कह सकते हैं कि KF बराबर होगा डेल्टा TF अपॉन M के, और यदि M बराबर 1 हो जाए, यदि M बराबर 1 हो जाए, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो डेल्टा TF है ये इक्वल होगा, डेल्टा TF इक्वल होगा KF के। और इसी से आप परिभाषित करेंगे इसको कि मोलल अवनमन स्थिरांक एक मोलल सांद्रता वाले विलयन के हिमांक में अवनमन के बराबर होता है। एक मोलल सांद्रता वाले विलयन के हिमांक में जितना अवनमन होगा वो मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हिमांक में अवनमन से किसी अज्ञात विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात किया जा सकता है? देखिए, हमने अभी पढ़ा कि डेल्टा TF बराबर है KF इंटू M के, लेकिन हमें पता है कि मोललता M बराबर होती है विलेय का भार WB इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार MB इंटू विलायक का भार WA। देखिए, मोललता, ये मैंने आपको जो सांद्रता वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि WB क्या है, ये विलेय पदार्थ का ग्राम में भार है। MB क्या है, ये विलेय पदार्थ का ग्राम पर मोल में अणुभार है। और WA क्या है, WA ये विलायक का ग्राम में भार है। तो यदि हम मोललता M के स्थान पर ये फॉर्मूला रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा?
हमें मिल जाएगा डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। देखिए यहां डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन, KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, WB क्या है, विलेय पदार्थ का ग्राम में भार, WA क्या है, विलायक का ग्राम में भार, और MB क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार। तो देखिए ये हमारे पास एक तीसरा फॉर्मूला आ गया जो न्यूमेरिकल्स में किसी अज्ञात विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने में प्रयोग होगा। तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो एक और अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर नॉर्मली क्वेश्चंस आ जाते हैं वो है प्रतिहिम पदार्थ, एंटी फ्रीज सब्सटेंसेस। एंटी फ्रीज, देखिए नाम से पता लग रहा है कि ये जमने की जो प्रक्रिया है इसको धीमा करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है। तो इसी से हमने इसकी परिभाषा बताई, वे पदार्थ जो जल के हिमांक को अवनमित करते हैं, यानी जो विलायक होता है उसके हिमांक को अवनमित कम कर देते हैं, प्रतिहिम पदार्थ कहलाते हैं। देखिए जल जो है, हम सामान्य तौर पर जो सबसे मुख्य विलायक है वो जल है। तो वे पदार्थ जो जल के हिमांक को अवनमित कर दें प्रतिहिम पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, नमक, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर इसी तरह के जो और आयनिक यौगिक भी हैं वो भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये एक द्रव होता है और ऐसे देशों में जहां ठंड बहुत ज्यादा होती है वहां इस केमिकल को जो इंजन के रेडिएटर्स होते हैं, कार का जो इंजन है या जो डीजल इंजन होते हैं उनका जो रेडिएटर होता है उसमें डालते हैं, जिससे कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है और इंजन के रेडिएटर में पानी जमने से रुक जाता है। इसी तरह से जो नमक है ये भी एक प्रतिहिम पदार्थ है। आपने देखा होगा कि जो कुल्फी जमाने के लिए बर्फ के टेम्परेचर को और कम करने के लिए हम उसमें नमक भी डाल देते हैं। इसी प्रकार जो कैल्शियम क्लोराइड है, सड़क पर जो बर्फ जमा हो जाती है उसको हटाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये सब प्रतिहिम पदार्थ हैं और अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है कि प्रतिहिम पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए बच्चों, जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने अब आपको बता दिया। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसमें से जो चीज़ें हैं उनको फिर से रिपीट करेंगे और आप भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और इसको अगर आप नोट कर सके अपनी कॉपी पर तो आपके नोट्स भी बनते रहेंगे जो आपको फिर आगे एग्जाम में काम आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।